दोस्तों यूपीएचसीएससी विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत जो आपका एक यूनिट है शिक्षण एवं शोध आवृत्ति टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो इसमें जो शिक्षण आवृत्ति है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके बारे में डिटेल में हम पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये आज की दूसरी क्लास होगी और इस क्लास में हम रिसर्च एप्टीट्यूड को अच्छे से समझेंगे। हालांकि फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात आपको और भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कभी भी जब भी आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो कास्ट रेशियो बेनिफिट हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएचसीएससी विज्ञापन संख्या 51 या फिर अगर 52 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो जो जीएस है आपका, इसमें कुल मिला के 6 यूनिट हैं और इसी यूनिट में एक यूनिट आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड भी है। तो यहाँ से देखा जाए तो दोनों से मिलाकर लगभग 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके टीचिंग एप्टीट्यूड पर बेस्ड होते हैं तो कुछ प्रश्न आपके रिसर्च एप्टीट्यूड पर बेस्ड होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं और साथ ही साथ आप लोगों का बहुत अधिक जो है अप्रिसिएशन भी मिला, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षण आवृत्ति के अंतर्गत इसकी प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकताएं, विधियां, मूल्यांकन और शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, सारी चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं आपकी पहली क्लास में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का जो वीडियो है इसमें हम शोध यानी कि रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, क्या मीनिंग होती है और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें जानेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड शोध आवृत्ति के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका जो यूनिट है जिसके अंतर्गत कुल मिला के 4 यूनिट हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और भी ध्यान में रखनी होगी कि कभी भी जब आपके पास समय कम हो और कोई भी परीक्षा हो, अगर वो निकट आ रही है तो आपको कोई भी मैटर पढ़ने से पहले जो उसका कास्ट रेशियो बेनिफिट है ये आपको देखना चाहिए। यानी कि आप कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो उससे आपको कितने प्रश्न एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं और कितना समय आपको किस टॉपिक को देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मात्र 1 से 2 प्रश्नों के लिए आप अपना सारा समय उस टॉपिक पर जाया कर रहे हैं, जितने समय में आप बाकी के टॉपिक से कई सारे प्रश्न कर सकते थे। तो उस लिहाज से अगर दोस्तों देखा जाए तो शिक्षण और शोध आवृत्ति यहाँ पर कुल मिला के 4 टॉपिक हैं और कुल मिला के जो प्रश्न आएंगे आपके ये 5 से 6 प्रश्न, आप मेनली इसे 5 ही मान के चलिए, 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो इस लिहाज से इसमें जो शोध है रिसर्च एप्टीट्यूड, इसको बहुत अधिक समय तक पढ़ना ये कोई बहुत समझदारी की बात नहीं होगी। तो इसी लिहाज से हम यहाँ पर सबसे पहले शोध के बारे में, रिसर्च के बारे में, इसका तात्पर्य क्या है, प्रणाली क्या है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रयास रहेगा कि समय बहुत कम लगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये जो चीज़ें हैं जब हम इनका MCQs करवाएंगे आपको तो बहुत ही अधिक फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो फिलहाल थोड़ा सा समझ लेते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में, यानी कि अनुसंधान के बारे में, यानी कि शोध के बारे में, जो कुछ भी आप कह लीजिए। तो दोस्तों जो शोध की प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि शोध यानी कि अनुसंधान केवल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है केवल वहीं पर होता है या यह एक संस्थागत प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं होता है। हम बाय बर्थ अपने जन्म से लेकर टिल डेथ, मृत्यु तक चीज़ों को अन्वेषित करते रहते हैं, अनुसंधान करते रहते हैं। बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर आपकी कोई जिज्ञासा है सामने, उत्सुकता है, तो उसके समाधान के लिए भी शोध किए जाते हैं और ये एक सिस्टमैटिक वे में होता है। ऐसा नहीं होता है कि शोध जो है सीधे सीधे किए जाते हैं, एक पूरी प्रक्रिया से गुजरकर अंत में हमें एक परिणाम प्राप्त होता है और वो एक स्टैंडर्ड यानी कि जनरलाइजेशन के रूप में मान्य होता है। यानी कि अगर कोई भी एक परिणाम हम शोध के द्वारा प्राप्त करते हैं वो वैध तभी माना जाएगा जब वो परिणाम हमें बार बार उस प्रक्रिया से गुजरने पर प्राप्त हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर शोध यानी कि अनुसंधान की परिभाषा क्या है, तो देखिए अनुसंधान यानी कि रिसर्च, इसका अर्थ क्या है, किसी विषय पर नए ज्ञान की खोज। अब देखो बात यहाँ पर ये है, मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, समझिए इसे।
जैसे कि मैं मोबाइल फ़ोन लेके चलता हूँ, सबसे पहले आपने देखा था LTE आई थी, ठीक है ना। तो LTE मोबाइल जब आई तो LTE दैट इज़ लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क था इसमें आपने देखा कि जब भी मतलब मान लेते हैं कि आप जो है डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसी दौरान कॉल आ जाती है, तो कॉल आते ही क्या होता था, डेटा जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो ये एक समस्या हो गया। तो इस समस्या को सुधारने के लिए फिर से अनुसंधान हुए, फिर से रिसर्च किए गए और अब एक नई प्रणाली सामने आती है VoLTE, ठीक है, वॉइस ओवर LTE। तो इसमें क्या होता है, कॉल आए ना आए आपका जो डेटा है ये भी बंद नहीं होता, यानी कॉल और डेटा साथ साथ चलते रहते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये VoLTE के अंतर्गत आ गई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले तो यहाँ पर LTE के लिए भी एक शोध हुआ, एक अनुसंधान हुआ, एक मौलिक शोध यहाँ पर किया गया और इसी शोध के आधार पर एक नई चीज़ जब हमें तलाशनी पड़ी कि कॉल डिस्कनेक्ट भी ना हो या फिर कॉल के आने पर डेटा डिस्कनेक्ट ना हो, VoLTE के लिए भी हमने एक जो रिसर्च किया, जो अनुसंधान किया, इसे भी मौलिक ही कहा जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमें जो आउटपुट प्राप्त हुआ, हमें जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, दोनों ही भले ही अलग अलग हैं लेकिन एक निश्चित प्रक्रिया से गुजर कर प्राप्त हुआ। अब एक बात और भी, ऐसा नहीं कि जो कुछ अनुसंधान हो चुके हैं उस पर दोबारा अनुसंधान नहीं हो सकता है, तो दोबारा अनुसंधान भी किया जा सकता है और इसीलिए तो इसे हमेशा रिसर्च कहते हैं, यानी कि दोबारा से खोज। जैसे कि सर्च हुई LTE की, फिर इस पर दोबारा से सर्च किया गया, VoLTE निकल के सामने आया, तो ये है आपका रिसर्च, ठीक है ना। तो नए ज्ञान की खोज, मौजूदा ज्ञान का पुनः परीक्षण, ये जो मौजूदा ज्ञान था LTE, इसका पुनः परीक्षण करके VoLTE लाया गया, ठीक है। समस्याओं के समाधान के लिए एक व्यवस्थित, सुनियोजित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, इसका एनालिसिस किया जाता है और फिर तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है ताकि नई अवधारणाएं और समझ विकसित हो सके। क्लियर। अब दोस्तों बात करते हैं अनुसंधान के मुख्य पहलू, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिसर्च यानी कि पीछे खोज, जिसका अर्थ है ज्ञान की खोज में थोड़ा सा पीछे चल के आना, ठीक है ना। दूसरी बात, प्रोसेस, एक प्रक्रिया होती है, एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध जांच प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तीसरी चीज, इसका एक उद्देश्य होता है, जैसे कि LTE के बाद VoLTE की जो खोज हुई, इसका एक उद्देश्य था, बिना उद्देश्य के ऐसा नहीं होता है। नए तथ्यों की खोज, पुराने सिद्धांतों का सत्यापन, संशोधन, समस्या का समाधान। इसकी विशेषता भी होती है, जैसे कि वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब अगर बार बार, जैसे कि होता है ना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो 4 विकल्प हैं, बार बार आप PM मोदी लिखेंगे, ये उत्तर वस्तुनिष्ठ है, ठीक है ना। तो यह तार्किक डेटा पर आधारित होता है। आनुभविक यानी कि एम्पिरिकल, तो यह वास्तविक डेटा या टिप्पणियों पर आधारित होता है और प्रमाणित होता है। सरल शब्दों में समझेंगे तो अनुसंधान का मतलब सिर्फ खोजना नहीं है, बल्कि व्यवस्थित तरीके से किसी समस्या का हल ढूंढना या ज्ञान को बढ़ाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जो आपका अनुसंधान है, रिसर्च है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, डिटेल में समझेंगे। पहली बात तो ये कि इसमें क्लैरिटी रहती है, स्पष्टता सबसे ज़रूरी चीज़ है। जब तक लक्ष्य यानी कि ऑब्जेक्टिव, हमारा जो उद्देश्य है वो क्लियर नहीं रहेगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारे सामने एक टारगेट ये था कि हमें VoLTE खोजनी थी, ठीक है, मतलब LTE के आने पर जो हमारा डेटा बाधित हो जाता था, तो हमें ये करना था कि डेटा भी चलता रहे और जो कॉल है ये भी चलता रहे। तो ये एक क्लैरिटी होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, सुपरिभाषित। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, ठीक है, क्या कारण है कि LTE में कॉल आने पर डेटा डिस्कनेक्ट होता है। तो इसका एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा बिंदु है जो कि डिस्टर्ब कर रहा है। लैंग्वेज भी, अब सारा जो रिसर्च है, आधा रिसर्च आप हिंदी में कर रहे हैं, आधा उर्दू में कर रहे हैं, तो मतलब ये भाषा से भी संबंधित है। टाइटलिंग होनी चाहिए कि आप खोज क्या रहे हैं, VoLTE की खोज।
इम्पोर्टेंस, इसका महत्व क्या है, साथ ही साथ मतलब इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, और तर्क भी होना चाहिए। तो ये है क्लैरिटी, वेल डिफाइंड, सिस्टमैटिक, इन्वेस्टिगेशन, लैंग्वेज, टाइटलिंग, इम्पोर्टेंस और लॉजिकल। तो ये हैं रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा, और अगर दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्या करेंगे आप दोस्तों, प्लीज़ एक बार लाइक करिए, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। जो आपका रिसर्च है, जो शोध होता है, ये वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, यानी कि हमें बायस्ड नहीं होना है। ऐसा नहीं है किसी ने कहा था कि रिजल्ट यही लेके आना है, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब एक ऐसा रिजल्ट हमें प्राप्त करना है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है ना। मतलब वो रिजल्ट जो है वो किसी भी ऐसा नहीं है, जैसे कि मान लेते हैं आपका जो एसी करंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 है। ऐसा नहीं कि हम पहले से मान चलें कि इसको हमें 70 साबित करना है, ऐसा नहीं। हमें रिसर्च के द्वारा एक बिल्कुल एब्सोल्यूट रिजल्ट प्राप्त करना है, यानी कि इसकी वस्तुनिष्ठता बनी रहनी चाहिए। तो शोध में वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी होनी बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है, यह विश्वसनीय होना चाहिए। शोध में रिलायबिलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, यानी कि अगर ये जो समान परिस्थितियों में जो परिणाम है वो निरंतर पुनरुत्पादन होता है, मतलब ये कि अगर उसी विधि से आप प्रक्रिया को दोहराएंगे तो सेम रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब आउटकम हमेशा समान मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि H2 और O को मिलाएंगे, चाहे जितनी बार मिलाइए, ये आपको जल ही प्राप्त होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक बार जल मिलेगा तो दूसरी बार आपको NaCl मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो है बिल्कुल विश्वसनीय होना चाहिए। तीसरी बात परिशुद्धता, यानी कि प्रिसीजन। तो रिसर्च की परिशुद्धता सही आंकड़ों और परिणामों की प्राप्ति है। अब यहाँ पर दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर है कि H2 हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर ही जल को बनाएगा। तो सही आंकड़े यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे, तभी जाके सही रिजल्ट हमें मिलेगा। तो परिशुद्धता मापन में उचित आंकड़ों के संग्रह के माध्यम से प्राप्त होती है, जो अच्छी परिशुद्धता के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। क्लियर। और दोस्तों यहाँ पर बात करें तो क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए। शोधकर्ता, रिसर्चर और शोध प्रक्रिया, रिसर्च प्रोसेस विश्वसनीय और विशेषज्ञ हैं। इस परिदृश्य में केवल पारदर्शी, स्थापित विधियों पर आधारित और विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त साक्ष्यों पर समर्थित विश्वसनीय शोध किया जाता है। मतलब इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि जो भी हमें आउटकम्स, जो रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं, वो विश्वसनीय होने चाहिए कि सेम प्रोसेस से और ये तथ्य अगर शामिल किए जाएंगे तो ये रिजल्ट हमें प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप सफल होंगे, क्या ये सदैव सत्य है? ये सदैव सत्य नहीं होता है, क्योंकि मेहनत करने का तरीका लोगों का अलग अलग होता है। कोई दिन में 15 घंटे पढ़ता है, कोई दिन में 5 घंटे पढ़ता है, कोई 1 घंटे भी नहीं पढ़ता है, लेकिन मेहनत तो दोनों कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो एक यहाँ पर नियम बनाना पड़ेगा हमें कि लॉजिकल तरीके से जो इतने घंटे पढ़ता है उसको ऐसा रिजल्ट प्राप्त होगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटे में 15 किलोमीटर पहुंचेगी, ठीक है। लेकिन अगर रफ्तार आप कम करेंगे तो 1 घंटे में यह इससे कम दूरी को तय करेगी। तो ये क्रेडिबिलिटी भी यहाँ पर जरूरी है। वैधता, ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है। वैलिडिटी, वैधता वह सीमा है जिससे एक अध्ययन उस चीज़ को मापता है जिसे वह मापना चाहता है। एक वैध शोध अध्ययन जांच के अंतर्गत आने वाली अवधारणाओं या घटनाओं को इस प्रकार सटीक रूप से दर्शाता है कि निकाले गए निष्कर्ष उपयुक्त और सार्थक हों। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात वही की जा रही है कि वैधता का मतलब ये हो गया कि अगर आप कोई भी शोध कर रहे हैं, कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, तो एक निश्चित ऑब्जेक्ट के लिए पहले तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका एक एम होता है कि आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं। एक समस्या आपके सामने होती है, तो समस्या को प्राप्त करना ये पहला, ये एक समस्या या फिर जिज्ञासा होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आप आंकड़े जुटाते हैं। आंकड़ों को सिस्टमेटिक तरीके से जब आप सुनियोजित करते हैं तो फिर आपको जो रिजल्ट प्राप्त होता है तो रिजल्ट वैध तभी माना जाएगा जब स्थापित नियमों के अंतर्गत ही आपको ये रिजल्ट प्राप्त हो। समझ गए आप ना। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है जनरलाइजेबिलिटी, यानी कि सामान्यीकरण। अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि जब नियम पहले पहले स्थापित किए जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जो न्यूटन था, न्यूटन, तो उनका जो जड़त्व का नियम है, पहला नियम है जड़त्व का नियम, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो जड़त्व का नियम जब उन्होंने दिया तो पहली बार में यह स्थापित नहीं हो गया, ये रिजल्ट बार बार जो है दोहराया गया और अंत में उनका जो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है उसको सामान्यीकरण कर दिया गया। यानी कि ये सत्य मान लिया गया कि अगर कोई भी वस्तु गतिशील है, कोई भी वस्तु गतिमान है या फिर कोई भी वस्तु जो है वो स्थिर है, तो वो अपनी उसी अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी बाहरी फोर्स अप्लाई ना किया जाए। जैसे कि जब आपकी गाड़ी चलती है, उसे रोकना है तो एक एक्सटर्नल फोर्स यानी कि ब्रेक लगाना पड़ता है, और इसी प्रकार से अगर गाड़ी खड़ी है उसे मूव कराना है तो क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो गाड़ी आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर बस वही बात हो गई, जब आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपका मन लग गया तो फिर रुकने में भी दिक्कत होती है, और एक बार आप रुक गए तो फिर पढ़ने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो नियम जो हैं वो जनरलाइज हो जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल, यानी कि अच्छा शोध एक व्यवस्थित और तार्किक दृष्टिकोण के साथ किया जाता है जिसमें ठोस तर्क के आधार पर एक योजनाबद्ध चरण दर चरण प्रक्रिया होती है। ऐसा तर्क त्रुटियों को कम करता है क्योंकि यह सिस्टमैटिक होता है। ठीक है, और ये लॉजिकल होता है। कंट्रोल्ड फैक्टर्स, शोध में नियंत्रित कारक वे नियंत्रित चर होते हैं, चर मतलब वेरिएबल्स, जो परिणामों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल अध्ययन का उद्देश्य ही परीक्षण किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, बात ये होती है कि जब भी आप कोई अपना उद्देश्य तय करते हैं, कोई भी जिज्ञासा होती है, कोई भी समस्या होती है, तो अगर उसके हल के लिए मान लेते हैं यहाँ पर हम फिर से VOLT को लेकर आते हैं, तो हमारा यहाँ पर जो उद्देश्य था वो क्या था, उद्देश्य ये था कि आखिर कॉल आने पर जो डेटा है वो डिस्कनेक्ट क्यों होता है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए जो कारक हैं, यानी कि आने पर LTE जब नेटवर्क हम यूज करते थे तो डेटा डिस्कनेक्ट होता था, कौन से कारक थे, किनको कंट्रोल किया जा सकता था। और आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे जो कारक होते हैं, कुछ डिपेंडेंट होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट हैं अगर उनको आप कंट्रोल कर सकें तो जो उस पर डिपेंड करते हैं वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाते हैं। जैसे कि थोड़ा सा एक एग्जांपल लें, मतलब वाइल्ड लाइफ के थ्रू, कि अगर आपको मधुमक्खी है ना, उसको पालना है आपको, तो रानी मक्खी को जब आप पकड़ लेते हैं तो बाकी मक्खियाँ अपने आप कंट्रोल में आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट थी वो क्या थी, जो रानी मक्खी थी, और बाकी जो वो डिपेंडेंट थी, क्योंकि रानी मक्खी जहाँ जाएगी बाकी मधुमक्खियाँ वहाँ चली जाएंगी। तो ये होते हैं नियंत्रित कारक। ठीक है ना। साइक्लिक, यानी कि दोस्तों ये एक प्रक्रिया ये चक्रीय प्रक्रिया होती है, तो बार बार आप दोहराएंगे, बार बार वही रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। और इसकी प्रतिकृति, यानी कि अलग अलग स्थितियों में अगर आप इन प्रयोगों को दोहराएंगे तो भी आपको सेम रिजल्ट प्राप्त होगा, यानी कि इसकी प्रतिकृति होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिसर्च प्रोसेस के बारे में, शोध की प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों शोध की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें समस्या की पहचान करनी पड़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तुम्हारा शोध शुरू ही नहीं हो सकता। यहाँ पर समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि LTE नेटवर्क में कॉल जब आती थी तो डेटा हमारा ख़त्म हो जाता था, ये समस्या थी। तो हमने आइडेंटिफाई किया समस्या को। रिव्यूइंग लिटरेचर, यानी जो समस्या है उसके मूल में क्या है उसको समझना। सेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न करने पड़ेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, कौन सा कारक है जो इसको प्रभावित कर रहा है। उद्देश्य एंड हाइपोथेसिस, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर क्या होगा, स्टडी डिज़ाइन, ये चूज करना पड़ेगा। डिसाइडिंग ऑन द सैम्पल डिज़ाइन, कलेक्टिंग डाटा, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, एंड देन राइटिंग द रिपोर्ट। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो आपके रिसर्च प्रोसेस होते हैं इसके अंतर्गत कई प्रकार भी इसके हैं। लाइक एज, एक होता है आपका गुणात्मक शोध, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च, तो ये फोकस करता है सब्जेक्टिव डेटा पर, जैसे कि इंटरव्यू हो गया, केस स्टडीज हो गई, तो यहाँ पर हम गुणात्मक शोध करते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, मात्रात्मक शोध, तो ये जो है न्यूमेरिकल डेटा, सर्वेज और एक्सपेरिमेंट को लेकर डील करता है। फंडामेंटल रिसर्च, एम्स ऑफ थियरी बिल्डिंग, जैसे कि स्किनर के द्वारा, BF स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, तो ये मानता है कि अधिगम यानी कि सीखना व्यवहार के परिणामों पर आधारित है। सकारात्मक परिणामों, पुरस्कार और सुदृढ़ीकरण के
व्यवहार की आवृत्ति बढ़ती है जबकि नकारात्मक परिणामों से घटती है। यह सिद्धांत क्रिया परिणाम पर जोर देता है। तो यहाँ पर मुख्य बात यह है कि एक नए नियम की जब मौलिक खोज की जाती है, ठीक है, एक मौलिक नियम की खोज की जाती है, उसे कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च। जैसे कि जो आपका न्यूटन के नियम है, ये फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत आएंगे। और यहीं पर उन नियमों को जब फिर से कहीं पर अप्लाई किया जाता है, उन्हें कहते हैं अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। एक होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो ये सारी चीज़ें अब आप अच्छे से समझ रहे होंगे। कुछ एरर भी आते हैं, ठीक है। तो जो रिसर्च होते हैं, जो शोध होते हैं, उसमें एरर भी आते हैं। तो एरर इन रिसर्च कैन बी सिस्टमैटिक और रैंडम, ठीक है। तो सिस्टमैटिक एरर इज आल्सो रेफर्ड टू एज बायस। अब यहाँ पर देखो, जो आपका टाइप 1 एरर है, यानी कि फॉल्स पॉजिटिव स्टडी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव स्टडी तो है लेकिन वो फॉल्स है। इसको क्या कहते हैं? नल हाइपोथेसिस कहते हैं, NULL, नल हाइपोथेसिस, यानी कि शून्य परिकल्पना, गलत तरीके से अस्वीकार करने की संभावना। मान लेते हैं एक डॉक्टर जो है वो एक पुरुष है और उसका पेट देखता है और कहता है कि यू आर प्रेग्नेंट, ये पॉसिबल है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो मतलब ये है कि ये एक फॉल्स पॉजिटिव स्टडी है, क्योंकि एक पुरुष प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये जो मतलब इस प्रकार से स्टडी की जाती है, ऐसा अंतर खोजना जो मौजूद ही नहीं है, इसके लिए जो फैक्टर यहाँ पर रखा जाता है उसे कहते हैं अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा मान इस जोखिम को निर्धारित करता है। तो अल्फ़ा मान 0.05 होता है। तो मतलब ये हुआ कि P पॉजिटिविटी का मान 95% रहता है और अल्फ़ा मान 0.05 यहाँ पर रखा जाता है। खैर ये चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। और अभी आगे आपकी क्लासेज जब और भी होंगी और मैं आपको कुछ प्रश्न भी करवाऊँगा MCQs के रूप में, तब जितने भी फैक्ट हैं आपके वो और भी क्लियर होते चले जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर कोई फैक्ट या कोई भी बिंदु आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको हम क्लियर करेंगे। धन्यवाद आपका।